In 1925, the Gorkha Military Inter-College, Dehradun started. Today, this 95-year-old heritage school has been served an eviction notice. This campaign is an appeal to all people who have passed out from its hallowed grounds or seen its contribution to India's nation building to come together in solidarity to save the school from being consigned to the pages of history forever. Come, let's save a heritage. सुन्नुहोस् गोर्खालीमा रेडियो घमासाया मिठा मिठा धुनहरू सुन्नुहोस् आफ्नै भाषामा घमासाया। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज का स्कूल भवन, उसके खेल के मैदान और वहां पर 95 वर्ष पहले लगाए गए वृक्ष यदि वे बोल सकते तो अपना इतिहास हमसे भी बेहतर सशक्त रूप से बता पाते। देहरादून की अधिकतर सभी सड़कें पलखाते सांपों के झुंड की तरह गढ़ी बाजार, गोरखाली सुधार सभा और सैन्य अस्पताल से होते हुए गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज तक पहुंचती है। दूसरी सड़क व्यस्त घंटाघर से राजपुर रोड होती हुई और हाथी बड़कला से गोरखा स्कूल तक। एक तीसरी सड़क बिंदाल पुल से गुजरकर कंटोनमेंट होती हुई गोरखा मिलिट्री स्कूल तक पहुंचती है। एक और सड़क गोरखा गांव, जोड़ी गांव, नया गांव, अनारवाला और विख्यात पिकनिक स्पॉट रॉबर्ट्स केव से भी होती हुई पश्चिम की ओर से स्थित गोरखा मिलिट्री स्कूल तक पहुंचती है। 1925 में ये सब शुरू हुआ था। ये वह वर्ष था जब गोरखा अधिकारियों और सेना में सेवारत अधिकारियों के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना द्वारा बनाया गया था गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज। उस समय जिन बच्चों के पिता फर्स्ट सेकेंड गोरखा राइफल्स, सेकेंड गोरखा राइफल्स, 19 गोरखा राइफल्स और सेकेंड 9 गोरखा राइफल्स देहरादून में तैनात थे, वे स्कूल के प्रथम नाविक बन गए। उस समय शिक्षा अति आवश्यक थी। 1920 के दशक में हुई गोरखा रिक्रूटमेंट ने माना कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिस्से पुरुष 1 से 15 नंबर रोट से भर्ती हो सकते हैं। उनके बच्चों की शिक्षा हमेशा के लिए गोरखों की दुनिया को बदल देती। 20 बीघा रक्षा भूमि में फैला गोरखा स्कूल एक प्राइमरी स्कूल के रूप में 90 साल के पट्टे पर यानी 1 अप्रैल 1925 से 31 मार्च 2017 तक स्थापित हुआ। 3 साल बाद 1928 में जैसे ही अधिक बच्चे स्कूल में प्रविष्ट हुए, मांग के अनुसार ये मिडिल स्कूल बन गया। अंग्रेजों ने सिल्वर वेडिंग फंड के माध्यम से स्कूल की मदद की, जिसे 1936 में रोक दिया गया। उस समय जब स्कूल को फाइनेंशियल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तब देहरादून जिले के अधिकारियों ने फंडिंग अपने हाथ में ले लिया और विद्यालय का नाम स्कूल फॉर गोरखास कर दिया गया और स्कूल गरीबों के लिए एक चैरिटेबल स्कूल बन गया। 1948 में स्कूल को यूपी सरकार ने अपग्रेड किया और इसका नाम बदलकर गोरखा मिलिट्री स्कूल कर दिया। 1957 में जो स्कूल तब तक एक लड़कों का स्कूल था, युवा लड़कियों के लिए अपने दरवाजे खोले और एक को एजुकेशनल स्कूल बन गया। 6 साल बाद 1963 में स्कूल को इंटरमीडिएट में अपग्रेड किया गया और इसका नाम गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज हो गया और आर्ट स्ट्रीम शुरू किया गया। 23 साल बाद 2005 में स्कूल में साइंस,
और कॉमर्स स्ट्रीम्स शामिल किए गए। 1960 के दशक स्कूल में 1000 से अधिक स्टूडेंट्स होने के कारण स्कूल को 2 शिफ्ट में किया गया। ग्रे मिलिशिया वर्दी में युवा लड़के और लड़कियां सड़कों और स्कूल के खेल के मैदानों में भीड़ लगाते थे। दौड़ते हुए पैरों की आवाज, हंसी और चीख पुकार का शोर जल में भंवर की तरह था। उनके युवा दिमाग को स्कूल का बैज यानी शिखा, भारतीय तिरंगे के नीचे मिट्टी के दिए और 2 खुकरियों पर गोल परिक्रमा के नीचे लिखे अस्तो मा सद गमय उपनिषद की पहली प्रार्थना थी, हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो। जब मैं गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में थी, हम लोग जो बाहर क्लासेस लेते थे, सर्दी के दिनों में बाहर बैठ के छोटे छोटे ग्रुप में जो क्लासेस लेते थे, वो बहुत यूनिक था और अभी भी मैं उन दिनों को याद करती हूँ। और जो हम लोग कैंटीन जाते थे, कैंटीन में हम लोग चाय पीते थे और एक साथ बैठ के अपनी बातें शेयर करते थे अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ, वो बहुत याद आती है। और जब आफ्टर स्कूल मैं स्काउट टीम की जो कैप्टन थी और जो मेरा जीतने का जुनून था उस स्काउट ट्रॉफी को लेकर, और हम रात दिन मेहनत करके जो 4 साल में हम लोगों ने वहाँ ट्रॉफी जीती है, वो दिन मैं अभी तक याद करती हूँ। और जब हम लोग छुट्टियों में छुट्टी होने के बाद जो गोरखा मिलिट्री से बाहर निकलते थे, वो हम लोगों का यूनिक ड्रेस था, सब वो पूरा रोड भरा रहता था गोरखा मिलिट्री के वो यूनिक ड्रेसेस से। सो थैंक यू सो मच ऑल टीचर्स, एंड मैं नमन करती हूँ उन शिक्षकों को जिसने मुझे शिक्षा दी और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्कूल। स्कूल के आदर्श वाक्य के मार्ग प्रशस्त थे। जब भी हम स्कूल, विद्यालय, पाठशाला या गुरुकुल इत्यादि की बात करते हैं तो हम अपने पुराने दिनों में चले जाते हैं। बचपन के वो दिन जब हम स्कूल परिसर में धमाचौकड़ी मचाते थे या उछल कूद मचाते थे, उसके बाद अपने गुरुजन अध्यापकों का ताड़न प्रताड़न का शिकार होते थे और कभी कभी कुछ उपलब्धियों पर हमें पुरस्कृत किया जाता था। तो ये सब खट्टे मीठे जो पुरानी यादें हैं वो संजोए हम जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। फिर कई चीजें जो होती हैं जो हमें शायद उस समय बचपन के दौरान समझ में नहीं आती है, आज हम अपनी जिंदगी में फिर उन्हीं दिनों को थोड़े से गंभीरता के साथ देखने की कोशिश करते हैं तो हम ये समझ में आता है कि हमारा जो टोटल पर्सनैलिटी था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारी जो संस्कार का अर्जन था और जो हमारा चरित्र निर्माण था, वो सब इन्हीं स्कूलों में, विद्यालयों में होता था। यूं कहें कि आज हम जो हैं या जो हमने आज पाया है, उसका पूरा श्रेय स्कूल और विद्यालय के गुरुजनों को जाता है। देहरादून में उच्च स्तरीय स्कूल की भरमार है, लेकिन साधारण तबके से या बैकग्राउंड से आने वाले विद्यार्थियों के लिए नामचीन स्कूलें बहुत ही कम हैं। इनमें से एक स्कूल है गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज, जो पहले गोरखा मिलिट्री स्कूल के नाम से जाना जाता था। यह स्कूल साधारण तबकों के बच्चों के लिए ही नहीं, ज्यादातर ये सैनिकों के बच्चों के लिए एक वरदान स्वरूप रहा है। मैंने अपने बाल्यकाल के चंद एक वर्ष इसी स्कूल में बिताए हैं और यहां की भी कई सारी यादें संजोए रखता हूं। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज ने अपने कई दशकों के समय में पूरी निष्ठा और सिंसियरिटी के साथ अपने कार्यभार को संभाला है और अपने विद्यार्थियों को ऊंचे ऊंचे पदों में, कोई आर्मी में ऑफिसर्स, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, एजुकेशनिस्ट, बुद्धिजीवी और खेलकूद के मैदान में जहां पर ये विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं, उनको यहां पर पठन पाठन और शिक्षा दीक्षा दी है।
मैं ये कहूं कि आज जो हम हैं उसके लिए जो एक सीख स्कूल ने हमको दी थी कि पहले अपने ऊपर भरोसा करो, अपने आप को काबिल बनाओ और फिर मेहनत करो। अगर ये चीज आप करते हैं तो आसमान की ऊंचाइयों को छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर मैं ये कहूं कि ये स्कूल देहरादून के लिए एक विरासत, एक हेरिटेज के समान है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 1960 के दशक तक गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज का सुनहरा दौर शुरू हो चुका था। इसकी पवित्र भूमि विचारों, क्रिया, खेल और एकेडमिक एक्सीलेंस को ढालने वाले बर्तन के समान बन गई थी। 1956 में 3 युवा टीचर्स आनंद सिंह थापा, बीर सिंह भंडारी और नरेंद्र सिंह राणा ने पहली बार विचार प्रकट किया कि गोरखाओं की मातृभाषा नेपाली को भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में शामिल होना चाहिए। जितना अधिक वे इसके बारे में सोचते थे, उतना ही विचार उन्हें एक्शन में ले जाता था। तो उसी वर्ष तीनों टीचर्स ने भारत के राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को लिखा और गोरखाओं की मातृभाषा नेपाली को संविधान में शामिल करने की अपनी मांग रखी। पत्र के जवाब के रूप में कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये एक विचार था जिसने गोरखा भावनाओं और कल्पना को बल दिया। हर उस मांग की तरह जो आशा पर टिकी हुई है, नेपाली भाषा को संविधान की 8th शेड्यूल में शामिल करने की मांग भी उतार चढ़ाव की अपनी यात्रा के माध्यम से हुई। 1992 में लगभग 36 साल बाद, जबकि पहली बार ये 3 टीचर्स ने प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था कि 2 सांसदों श्री आर.बी. राय और श्रीमती दिल कुमारी भंडारी की सेवा के माध्यम से नेपाली को आधिकारिक तौर पर 1.5 करोड़ गोरखाओं की मातृभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। पहली बार इसने गोरखा को मान्यता और पहचान दी और उन्हें भारतीय के रूप में स्वीकार किया। त्यति बेला 1956 बाट यो नेपाली आन्दोलन श्री आनन्द सिंह थापाज्यूको र त्यो 2 जना साथीहरूको प्रयासले हिन्दुस्तानले त्यो भाषाको विषयमा एउटा भाषा यहाँ पनि रहेछ भनेर चाल पाएको हो र कमसे कम 26 साल आन्दोलन गरेर हामीले भाषाको आन्दोलनलाई खतम गर्यौं र भाषा हाम्रो संविधानमा गाभियो। 53-54 गोर्खा स्कुल इन्टर कलेजमा नेपाली भाषा पढाउने भनेर कुरा चल्यो र त्यसका टिचर हुनुहुन्थ्यो आनन्द सिंह थापाज्यू र पहिला गुरु हाम्रा नेपालका गुरु आनन्द सिंह थापाज्यू नै हुन्। त्यहाँ भने कि कसले पढ्न चाहन्छ भनेर खोज्दा स्कुलमा हामी कोही 15-16 केटाहरू थियौं जसले भने कि हामी पढ्छौं भनेर। त्यसमा 39 जीटीसी और यो 58 को धेरै जस्तो लाइन बॉयहरू थिए। हामीहरूले जोइन गर्यौं और पढ्न सुरु गर्यौं। त्यसको बाद कोही एक्जाम वगैरह त दिनु पाएन, तर नेपाली भाषाको विषयमा जो ज्ञान छ, अर्थी बुद्धि छ, त्यो आनन्द सिंह थापाज्यूले नै मलाई दिनु भएको हो। त्यति बेला नरेन्द्र मास्टर पनि हुनुहुन्थ्यो और किशन सिंह प्रधान ज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो। कहिले कहिले उनीहरू क्लासमा आउँथे। त्यो गरेर त्यहाँदेखि मैले यो नेपाली भाषाको जो मेरोमा धुन थियो नेपाली भाषाको, त्यसलाई मैले कम्ती हुन दिएन। जब म भर्ती भएँ 54-55 मा, भर्ती भएको बाद पनि म गोर्खाली पल्टनमा गएँ र त्यहाँ पनि नेपाली दाजुभाइहरू थिए जम्मै। उनीहरूसँग भाषाको प्रति मेरो जो लगाव थियो त्यो अझै धेरै भयो, धेरै हुँदै गयो, किनकि उहाँहरू पनि नेपाली बोल्थे र त्यसले पनि मलाई अलिकति मद्दत मिल्यो। और त्यसको बाद 56 मा म भर्ती भएँ। भर्ती भएर 83 मा
1983 में म अनरी क्याप्टनको ऱ्याङ्कमा पेन्सन भएर आएँ। पेन्सन भएर आएर पनि मलाई ध्यान थियो, त्यसभन्दा पहिला मैले कहिले कहिले कविताहरू पनि लेख्ने गर्थेँ नेपालीमा। र पेन्सन आएर एक दिन यस्तो कुरा आयो कि किशनपुरका नारायण सिंह राणाज्यू मेरो घरमा आउनुभयो, हातले लेखेको नेपाली पत्रिका लिएर। भन्नुभयो, भाइ मैले यो लेखेछु, अरू पढ्नु यो भनेर मलाई उहाँले दिनुभयो। त मलाई लाग्यो यो एउटा बुढो मान्छे बिचरा कहाँ कहाँबाट लेख्ला गरेर हातले लेखेर यो नेपाली बाँड्दैछ, त्यो मलाई लाग्यो त्यति बेला। र अलिकति अरू जिज्ञासा बढ्यो मेरोमा। मैले एक दिन उनलाई भने कि सर मलाई पनि मौका दिनुहोस्, हजुरले यत्रो मेहनत हजुरले गर्नुभएको छ, त म पनि हजुरलाई मद्दत गर्छु। त उनले भने कहाँ भैया, त्यति टाढाबाट म आउँछु, तिमी त्यहाँ जानु पर्ला, यहाँ आउनु पर्ला, मुस्किल हुन्छ, हेर के हुन्छ भोलि पर्सि। त त्यसको बाद उहाँलाई सायद मेरो कुरा धेरै नै मन पर्यो भनेको, र कोही 6-7 मान्छे बुढाहरू थिए, सबै मिलेर हामीले 99 जनवरीमा हाम्रो एकता भनेर एउटा नेपाली म्यागजिन सुरु गर्यौँ। सुरुबाट अखबार थियो, म्यागजिन थिएन यो, सुरुबाट अखबार थियो। र यो नेपाली भाषाको अखबार भनेर सुरु गर्दाखेरि पहिला हामीले भने कि यसको के नाम राख्ने, हामीले नामको लागि कुरा गऱ्यौँ। त नामको लागि फेरि हामीले धेरै जग्गामा चिठी पत्री लेख्यौँ कि भाइ कसैलाई नाम यसको राम्रो नाम छ भने तपाईँले दिनुहोस् भनेर। त नाम शिलङबाट हेम जोशी साहबले हामीलाई आफ्नो नाम दिनुभएको थियो, एउटा हाम्रो एकता भनेर। त्यो हामीलाई मन पर्यो र त्यसैको नाममा हामीले हाम्रो एकता राख्यौँ। र त्यो दिन 99 जनवरीको कुरा छ। 200 रुपियाँ हामीले आपसमा सल्लाह गरेर इकट्ठा गरेर यसको पहिला प्रकाशन हामीले गऱ्यौँ 99 जनवरीमा। र त्यो बढ्दै गयो, कामहरू बढ्दै गयो। र मलाई फेरि नारायण सिंह दाजुले नै भन्नुभयो कि नरेन्द्र भैया तिमी यसको सम्पादन तिमीले गर। अब के देखेर भन्नुभयो उहाँले मलाई, भने सम्पादन तिमीले गर। मैले पनि हुन्छ म गर्छु भनेर। त्यहाँदेखि आज फेरि पहिला 2 मासिक थियो, त्यसको बाद हामीले यसलाई मासिक गरायौँ। 6 साल 2 मासिक रह्यो र उसको बाद हामीले मासिक गरायौँ। र आज 22 साल भयो मैले यो काम गर्दैछु। अरू तिनी मेरो गुरुहरू जो थिए उनको नामलाई मैले अगाडि बढाउँदैछु र आफ्नो भाषाप्रति मेरो कति जो लगन छ या भक्ति छ त्यो मैले गर्दैछु। स्कुलको जो टेन्योर थियो त्यहाँ चलाउने, त्यहाँ त्यो मिलिट्री इलाकामा बसेर चलाउने, स्कुल चलाउने, त्यो खतम हुन लाग्यो। र अहिले यस्तो स्थिति आएको छ कि सायद गोर्खा स्कुल अफ हुन्छ, त्यो खतम हुन्छ, यस्तो स्थिति आएको छ। तर यो हामीले याद गर्नुपर्छ कि त्यति बेला जति बेला 1925 मा गोर्खा मिलिट्री स्कुल चलेको सुरु भएको थियो, त्यति बेला गोर्खालीहरूको एकमात्र चिनो गोर्खा स्कुल थियो। र त्यहाँ हाम्रो जम्मै गोर्खालीहरू त्यहाँ पढ्थे। अहिले त स्कुल धेरै भएर मुस्किल भएको छ, तर पनि अब त्यो जो स्कुलको जो अवदान थियो हामीलाई दिएको, त्यो हामीले भुल्न चाहिन्न। और मलाई यस्तो लाग्छ कि सबै समाज मिलेर पैसा चाहियो, पैसा जे चाहियो हामीले त्यो गरेर यस स्कुललाई बचाउने हाम्रो कर्तव्य बन्न जान्छ। त्यो मेरो भन्नु छ समाजलाई। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज का एक और बड़ा योगदान फुटबॉल रहा है। फुटबॉल के पीछे दौड़ना और धक्का मुक्की करना ने ही इतिहास बनाया और लेजेंड्स पैदा हुए। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज की फुटबॉल टीम ने एक के बाद एक फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और 1961 में जब वो खेल के मैदान में नए थे तब उन्होंने सुब्रोटो कप में रनर्स अप का पदक हासिल किया। 1964 तक गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज फुटबॉल टीम को कोई भी टीम हरा नहीं सकती थी, क्योंकि उन्होंने चैंपियंस के रूप में
सुब्रोटो कप को उठाया और 1965 में भी अपनी जीत की लकीर को दोहराया। 1970 में वे रनर्स अप रहे, लेकिन तब तक कर्नल डीबी थापा, श्याम थापा, अमर बहादुर गुरुंग, सीबी थापा, चंदन सिंह, राम बहादुर जैसे युवा खिलाड़ी अपने पैरों में चांदी की धारियां बनाकर फुटबॉल की दुनिया में मशहूर व्यक्ति बन गए। इन खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स, ड्यूरन कप, सुब्रोटो कप, संतोष ट्रॉफी, डीसीएम कप में भारत को रिप्रेजेंट किया और गोरखा ब्रिगेड का हिस्सा बने। उन्होंने फुटबॉल का मेक्का कलकत्ता में खेलने के साथ ही लेजेंडरी फुटबॉल खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त किया। गोरखा मिलिट्री स्कूल को मैंने 1959 में ज्वाइन किया था और 1964 में हाई स्कूल पास कर 1965 में इंटरमीडिएट खुलने पर मैं प्रथम बैच का छात्र होने का भी गौरव हासिल हुआ और मैंने 1966 में स्कूल छोड़ा। मुझे भी इस स्कूल में फुटबॉल खेलने का गौरव हासिल हुआ। मैं स्कूल का सदस्य बनते हुए 1964 और 65 में सुब्रतो मुखर्जी कप, जो कि लिटिल डूरन के नाम से भी जाना जाता है, उसमें खेलने का अवसर मिला और 1964 और 65 2 साल लगातार हमने इस ट्रॉफी को जीतते हुए स्कूल का तथा उत्तर प्रदेश उस समय का नाम रोशन किया था। यहाँ तक पहुंचने के लिए मेरे को स्कूल के टीचर गुरुजी श्री आनंद सिंह थापा, वो भी सक्सेना, प्रिंसिपल गजेंद्र सिंह थापा का बड़ा सहयोग मिला। छोटी छोटी गलती करने पर मुझे आनंद सिंह थापा जी मैदान में कूदकर एक छड़ी से मेरे को सजा देते थे और मैं भागता रहता था, लेकिन मेरे को उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में बड़ा योगदान दिया है उनका। साथ ही मेरे को मौका मिला ये नामी ग्रामी फुटबॉल प्लेयर जो कि श्याम थापा हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं, उनके साथ खेलने का भी अवसर मिला था। मैंने बाद में गोरखा ब्रिगेड ज्वाइन किया और डूरन, डीसीएम, रोवर्स कप, आईएफए शील्ड, नेशनल सीनियर और जूनियर दोनों में खेलने का मौका मिला मेरे को। साथ ही देश में जितने भी प्रख्यात प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होते थे उसमें मैंने भाग लिया है। यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं अपने गुरुजनों का बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्हीं की बदौलत से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। कलकत्ता के प्रोफेशनल क्लबों ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मफतलाल में शामिल हो गए, जिन्होंने गोरखा लड़कों की पहचान बढ़ाई और वो आसानी से सेना में भर्ती हुए, जहां वो सर्विसेज, नेशनल्स और इंटरनेशनल दर्जे तक खेले। एक व्यक्ति जिसकी कहानी वास्तव में समान लेजेंड से बनी थी, वो थे श्याम थापा, जिनके पैरों में जादू था। मैं श्याम थापा, एक्स गोरखा मिलिट्री स्कूल देहरादून का छात्र हूँ। मुझे स्कूल से बहुत स्टूडेंट जो हैं सारा भारतवर्ष में नाम किया है, खास करके आर्मी का, देश का सेवा कर रहे हैं। आर्मी में जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स बहुत बड़े बड़े पोस्ट में हैं, अभी भी थे, हैं और स्कूल का बहुत नाम किया है। उसी तरह मैं भी स्पोर्ट्स में मैंने भी इस स्कूल से सुब्रतो मुखर्जी कप खेला था, स्कूल स्टूडेंट वहाँ देहरादून में। सुब्रतो मुखर्जी कप हम लोगों ने 3 बार जीता था, बहुत नाम किया था देहरादून डिस्ट्रिक्ट का। उस टाइम में देहरादून यूपी गवर्नमेंट था, तो यूपी पूरा स्टेट का हम लोगों ने नाम किया था इस स्कूल में। वो मुझे बहुत अभी भी याद आता है। बाद में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन
का टीम रिप्रेजेंट किया, इंडिया रिप्रेजेंट किया, 2 एशियन गेम्स खेला, मेडल जीता देश के लिए। बैंकॉक में 6 एशियन गेम्स में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो उसमें मैं और हमारे लेट अमर बहादुर गुरु, हम दोनों गोरखा मिलिट्री स्कूल के थे। ये सब गोरखा स्कूल का अपना एक हम लोग प्राउड फील करते थे कि हम लोग गोरखा स्कूल में, गोरखा इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और आज भी मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का टेक्निकल कमेटी का चेयरमैन हूँ। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, नॉर्थ बंगाल का स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कमेटी का चेयरमैन हूँ। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने मुझे बंग भूषण और बंग विभूषण से मुझे उपाधि दिया है, सम्मान दिया है। तो ये सब गोरखा मिलिट्री स्कूल का देन है कि आज उस स्कूल में पढ़कर मैंने किस तरह डिसिप्लिन, किस तरह देश का सेवा करना है, वहाँ स्कूल से सीखा। मेरे को याद है कि हमारे स्कूल जब पहले बार सुब्रतो कप जीत के आया था, हम लोग जो फर्स्ट टाइम फुटबॉल कप की जीत के आए थे, तो हमारे प्रिंसिपल ने हम पूरे स्टूडेंट को लेके देहरादून के रेलवे स्टेशन में ले गए थे। वहां पर एक बहुत बड़ा एक बग्गी था जिसको हम लोग चैरियट कहते हैं, 4 घोड़े खींच रहे थे और उसके पीछे एक जैसा चैरियट जिसको हम लोग बोलते हैं थे, और उसमें हमारे जो जीते हुए प्लेयर थे जिसमें श्याम थापा और भी थे, वो सब खड़े थे और हाथ में उनका एक शील्ड भी था और कप भी था जो उन्होंने जीता था। तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता। और उसको लेके हम लोग फिर गोरखा मिलिट्री स्कूल में 2 फाइल में हम लोग रास्ते के दोनों तरफ से आए और देहरादून के लोग फूल बरसाते चले गए। क्या दिन था वो भी, मुझे को आज भी बहुत याद आता है। यदि फुटबॉल एक ऐसा खेल था जिससे गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज प्रसिद्ध हुआ, तो बॉक्सिंग भी कम नहीं था। पदम बहादुर मल गोरखा इंटर कॉलेज से पास हुए और 1960 में जकार्ता के एशियन गेम्स में भारत के लिए पहली बार बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर प्रसिद्ध हुए। उन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गोरखा इंटर कॉलेज का मैं पुराना स्टूडेंट हूँ। मुझे खेल का प्रोत्साहन यहीं से मिला हुआ है। यहीं से मैं भर्ती होकर फौज में गया और 30 साल सर्विस रिटायर हुआ। मैं बॉक्सिंग खेला फौज में होते हुए और पहला इंडियन हूँ जिसने 1962 4th एशियन गेम जो जकार्ता में हुआ था उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता हूँ और मुझे बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी मिला है। और उसके बाद मैं प्री ओलंपिक भी खेला हूँ टोक्यो में, मुझे सिल्वर मेडल मिला है। लेकिन मैं ओलंपिक में नहीं जा सका, वो फाइनेंशियल वजह की वजह से गॉड ने मुझे भेजा नहीं। रिटायर होने के बाद मैं यहाँ पर गोरखा स्कूल में आया तो बच्चे लोगों को मैंने 1-2 महीना ट्रेनिंग दिया, जिसमें श्याम थापा, अमर बहादुर, इसने इंटर स्कूल में गोल्ड मेडल लाया है। अभी बॉक्सिंग क्लब, गौतम बॉक्सिंग क्लब खुला है यहाँ पर, जहाँ पर बस हर साल टूर्नामेंट होता है, काफी बच्चे लोग खेलने आते हैं। ये केवल खेल के क्षेत्र में नहीं था कि गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के छात्रों का विकास हुआ। छोटी लहर को बनाने वाले पहले छात्रों में से एक दुर्गामल थे, जो इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हो गए और उन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर दिल्ली में फांसी दे दी। आज उनकी मूर्ति हमारे इंडियन पार्लियामेंट के बाहर एक फ्रीडम फाइटर के रूप में उनके बलिदान को याद करते हुए खड़ी है। गोरखा स्कूल केवल गोरखाओं के लिए ही नहीं था, इसके द्वार सभी समुदायों के बच्चों के लिए खुले थे। आज तक गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में सभी समुदाय और शिक्षा का समावेश है, जो सेक्युलरिज्म और इंक्लूसिवनेस समावेश का जश्न मनाता है और इसकी आधारशिला है। यह गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज से ही युवा जसवंत सिंह फौज में भर्ती हुए और एक नायक के पद तक पहुंचे। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान उन्होंने बहादुरी के एक निस्वार्थ कार्य में देश के लिए शहीद हुए, जिसके लिए उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।
वो व्यक्ति इसी स्कूल के पूर्ण विद्यार्थी हैं और ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ये जो किताब है शहीद दुर्गामल, लोकसभा सेक्रेटरी, न्यू दिल्ली, दिसंबर 2004 को पब्लिश हुआ है। ये किताब बोल रही है। इस किताब में स्पष्ट लिखा है, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ये भारत सरकार के लोकसभा द्वारा प्रकाशित किया गया किताब है। इस पे लिखा है, सिंस द चाइल्डहुड Durgamal was different in nature from other children of his age. Besides having a keen interest in sports, particularly football, Durgamal had a great fascination for literacy and social activities. He was very good at studies, but due to the absence of proper educational facilities in Doiwala area, he had to join Gorkha Military Middle School, at present Gorkha Military Inter College, Dehradun. That means he was a student of Gorkha Military School. Now this man who has given his life for the motherland, आजाद हिंद फौज में जब थे उस समय पर इनको ब्रिटानिया सरकार ने पकड़ करके फांसी की सजा में चढ़ा दी गई थी। ऐसे व्यक्ति जो गुरखा स्कूल से पढ़े हुए हैं, उस स्कूल का अस्तित्व खतरे में होना पोस्टमस 1962 में इंडो चाइना वॉर के दौरान पर इनको महावीर चक्र से नवाजा गया था। ये महानुभाव भी इसी स्कूल के पूर्व विद्यार्थी हैं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जसवंत सिंह के साथ उसका सहपाठी था और उसी क्लास में पढ़ता था जिस क्लास में जसवंत सिंह जी पढ़ते थे। और बड़ी भारी मेरा सौभाग्य है कि जसवंत सिंह मेरे दाएं बैठते थे, मैं बीच में बैठता था और तीसरा लड़का मेरे बाएं बैठते थे। एक ही बेंच के, एक ही टेबल के ऊपर हम लोग पढ़ाई करते थे। ये बात है 1959-60 और उसी दौरान की बात है ये। और मैं शायद 15-16 साल का रहा हूं। जसवंत सिंह शायद हमारे से 2-3 साल बड़े थे। वो हष्टपुष्ट थे, बड़े क्या बोलते हैं खुशमिजाज आदमी थे, पर थोड़ा गंभीर स्वभाव के व्यक्तित्व थे वो। और हम साथ ही पढ़ते थे, बल्कि वो तो मेरे को प्रोटेक्शन करते थे क्योंकि थोड़े से मेरे से तगड़े थे, मैं छोटा बच्चा था, उससे मेरे को बहुत ज्यादा वो मिलता था, सहानुभूति मिलता था मेरे को। और अचानक एक दिन पता लगा कि जसवंत सिंह ने क्लास में आना छोड़ दिया। हमने कहा जसवंत सिंह कहाँ चला गया? बाद में पता लगा कि जसवंत सिंह ने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर दिया है। और समय के अंतराल में मैं भी गोरखा स्कूल से पास आउट होकर के देवी इंटर कॉलेज में चला गया। 1962 के अंदर मेरे को पता लगा कि जसवंत सिंह जो है सेला पास में नूरानाग के जगह पर चाइना से लोहा लेते हुए, चाइना के एडवांस को रोकते हुए, चाइनीज ट्रूप को 2.5-3-4 घंटे तक उनको रोक के रखा। इस दौरान पर हमारे सैनिक जो है वहां से टैक्टिकल विड्रॉल करके निकल पाए और जसवंत सिंह ने अपने प्राणों की आहुति दी उस जगह पर। और उस बहादुरी के कारण से उनको महावीर चक्र से नवाजा गया। और ये स्कूल जिसके पास इतना गरिमामय इतिहास भरा हुआ है, यदि उस स्कूल का अस्तित्व खतरे में आता है तो हमारा इतिहास भी खतरे में आ सकता है। तो मैं आखिरी में वर्ड ऑफ विस्डम, शहीद दुर्गामल ने अपने फांसी में चढ़ने से पहले जो बात कही थी, उस बात को मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसको मैं वर्ड ऑफ विजडम में बोल सकता हूं। सारदा, आई एम sacrificing my life for the freedom of my motherland. You need not be worried and distressed. Crores of Hindustanis will be with you after my death. The sacrifice I am offering shall not go in vain. India will be free. I am confident this is only a matter of time. Now, ऐसे महानुभाव जिन्होंने भारत की आजादी के लिए इतने बड़ी सेक्रीफाइस की है, भारत की आन रक्षा के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, उस स्कूल जहां से विद्यार्थी पढ़ के निकले हैं, अगर जो स्कूल बंद हो जाता है तो ये दुर्भाग्य है। दुर्गामल जी ने बोला था कि करोड़ों भारतवासी आज के तारीख में, हम लोग 130 से 140 करोड़ भारतवासी हैं। हम तो केवल गोरखा समुदाय के करीब 1.3-1.4 करोड़ ही हैं, 1% ही हम लोग।
हमारी आवाज़ तो शायद इतनी बुलंद नहीं हो सकती है, लेकिन मैं अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ 130-140 करोड़ भारतवासियों को कि इस स्कूल का जो गरिमा है इसको बचाए कर रखें, इसको स्कूल को विलीन होने से बचाइएगा। और मैं आगे ये कहूँगा कि श्री दुर्गामल के नाम पर उस स्कूल के अंदर एक भव्य ऑडिटोरियम बनाया जाए, उस ऑडिटोरियम का नाम रखा जाए दुर्गामल ऑडिटोरियम। और इसी प्रकार से वीर जसवंत सिंह महावीर चक्र पोस्टमस के नाम पर एक भव्य लाइब्रेरी बनाई जाए और उस लाइब्रेरी का नाम वीर जसवंत सिंह लाइब्रेरी रखा जाए। कांच की छत को तोड़ने और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में शामिल होने वाले पहले गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज छात्रों में से एक चंद्र सिंह भंडारी थे, जो कई देशों में भारतीय राजदूत बने। मेरा नाम गिरीश चंद्र भंडारी है। मैं गढ़ी कैंट में रहता हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में हुई है। मैंने 1963 में हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की। क्योंकि यह विद्यालय उस समय हाई स्कूल था, अतः उच्च शिक्षा के लिए मुझे वहाँ से बाहर जाना पड़ा। 1972 में ग्रेजुएट करने के बाद मैं पुनः अपने पुराने स्टाफ से मिलने विद्यालय में आया तो प्रधानाचार्य जी ने मुझे वहाँ पर सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रदान की। तब से मैं उस विद्यालय में सेवारत था और मैंने अपनी सेवाएं विद्यार्थियों को दी। 2004 में मुझे फिर प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण किया। यहाँ से पढ़े हुए छात्र बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं, जिनमें से कुछ मेरे भाई भी इसी विद्यालय से पढ़े हैं, जो कि विदेश सेवा में थे और अपने रिटायरमेंट के टाइम पर वे करीब 10 वर्ष तक राजदूत के पद पर भी विदेश में अपनी सेवाएं देते रहे हैं। इस स्कूल से कई छात्र सेना में शामिल हुए और ऑफिसर्स और जेसीओज बने। लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान मध्य भारत कमांड के जनरल ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। अन्य प्रमुख अधिकारी जैसे मेजर जनरल SK आनंद, मेजर जनरल उमेश के गुरुंग, ब्रिगेडियर जनरल देव बहादुर गले, जो कि नेपाल सेना के थे। लेफ्टिनेंट जनरल राम सिंह प्रधान की तरह चित्र बहादुर गुरुंग ने भी गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में पढ़ाई की और नेपाल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर आसीन हो गए। I have been a student of Gorkha Military Inter College, Dehradun for 5 years, that is from 1963 to 1968. I passed out from this school after having done high school in first division. These were my very good formative 5 years that I spent in the school. I remember this school was a very large school of more than 2,000 students of all hues, that is boys and girls. The atmosphere was always charged with energy, happiness and bonhomie. We all participated in various activities of the school, be it education, extracurricular activities or the sporting field. The school had its excellent name in the sporting activity, particularly the footballing and boxing. The school had excellent teaching faculty, which always made sure that the students were guided and mentored for the future. And I am happy to note that these were some of the excellent qualities of competitiveness and excellence in education that has stood me in good stead in the later life. One teacher that I would like to fondly remember is Mr. Obi Saxena, who was my English teacher, who was mainly responsible for guiding me and mentoring me, and his guidance has stood me in good stead in later professional life. The other aspect that I want to recollect is the senior students, namely Shyam Thapa and Amma Thapa Dai, who were excellent footballers and brought good name to the school as also to the country. Another mention I want to make is CB Gurung, who joined Nepal Army and retired as a Lieutenant General and Vice Chief of the Army Staff. My years in Gorkha Military Inter College, Dehradun was an excellent one.
and I have very fond memories of being an ex-student of this institution. For the city of Dehradun, this college was synonymous with the talented and brave students who served the nation with pride, and hopefully this legacy will continue in future too. सुरक्षा बलों में शामिल होना एकमात्र करियर विकल्प नहीं था जिसे गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के छात्रों ने बनाया था। उन्होंने कई और रास्ते भी चुने। तुल बहादुर कार्की बैंक मैनेजर बने। उनके करीबी रिश्तेदार चेतन कार्की नेपाल में एक लेखक और फिल्म निर्माता हैं। मैले जुलाई 1969 में गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में 9वीं कक्षा में एडमिशन लिए थे। हाम्रो टाइम में गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में एडमिशन पाउन बहुत ही गौरव को कुरा थियो। कारण थियो स्कूल को एजुकेशन स्टैंडर्ड र खेलकूद में अग्रणी। यहाँबाट पढेर निस्केका छात्र छात्राहरू त्यस समयबाट सुरु भएको आजसम्म जो छ दुनियाँमा छाइराखेछन्। यस्तै गरी हाम्रो फुटबल टिम जुनियर सुबर्तो कपमा टपमा रहन्थ्यो र विनर रह्यो र यहाँबाट निस्केका खेलाडीहरू डिफ्रेन्ट क्लबमा जोइन गरेर इंटरनेशनल लेवलसम्म चमके। जिन शिक्षकों ने अपने जीवन को आकार दिया था उनके लिए गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज ही सब कुछ था। श्रीमती उर्मिला गुरुंग गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में पढ़ी और एक शिक्षिका के रूप में वापस आई और 40 साल की सेवा के बाद रिटायर हुई। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज से प्रवक्ता पद से रिटायर हुई। अभी जो है रिटायर्ड। मैंने इसी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की 1959 में 6th क्लास से लेकर 1963 तक 1963 तक जो है यहाँ पर अध्यापक आगे की शिक्षा के लिए मैं बाहर चली गई और जो है वहाँ शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने टीचर्स ट्रेनिंग की और फिर 1967 में 67 में मैं इस विद्यालय में जो है अध्यापिका के रूप में फिर से मैं इस सेवा के लिए यहाँ आई और मैंने 40 वर्ष तक जो है इस स्कूल में अध्यापन कार्य किया और उसके बाद 2008 में मैं यहाँ से सेवानिवृत्त हुई। तो इसलिए जो है मुझे इस स्कूल के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है और मैं चाहती हूँ आगे उन्नति करता रहे। और एक वो समय था जब ये स्कूल जो है इस क्षेत्र में केवल एक ही स्कूल था और यहाँ पर जो है ऊपर भगवंतपुर से लेकर जो है कौलागढ़ तक जो है पूरे बच्चे जो है यहीं पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे और बच्चे इतने थे कि एक क्लास में जो है एक कक्षा में जो है 7 सेक्शन और एक सेक्शन में 60 बच्चे हुआ करते थे और जो है इतने बच्चे थे कि 2 शिफ्ट करना पड़ता था। 2 पारियों में स्कूल लगते थे। एक पारी में 1500 के करीब बच्चे थे और इस तरह से जो है और यहाँ से जो है पढ़े हुए बच्चे जो है अच्छे पदों पर गए। इस स्कूल में जो है अच्छे कितने ही आर्मी अफसर इस स्कूल के देन हैं। इसके अलावा जो है खिलाड़ी हैं श्याम थापा, अमर गुरु, वीर बहादुर, ये सब जो है इसी स्कूल से पढ़ कर गए। तो जो है मैं तो चाहती हूँ कि ये जो है स्कूल जो है उन्नति करता रहे आगे। जो है मेरा अपना जो है स्वयं का जो है ये है कि मुझे यहाँ पर जो है बहुत लगाव है, इसलिए जो है मैं चाहती हूँ ये दिन प्रतिदिन जो है ये स्कूल जो है उन्नति करता रहे। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के कवच में पहली एक झनकार 1976 में आई, जबकि 3 गोरखा रेजिमेंटल सेंटर्स यानी 39 GTC, 58 GTC और 11 GRRC जो स्कूल का मुख्य जल ग्रहण क्षेत्र थे, देहरादून से बाहर चले गए। इसका स्कूल पर बहुत असर पड़ा। 1970 और 80 के दशक के अंत तक गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के आसपास के क्षेत्र में कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल गए, जिसके कारण ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन स्कूलों में दाखिल हुए और क्योंकि गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज एक हिंदी माध्यम स्कूल था, उसे हानि हुई। बदलती दुनिया में अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के रूप में माँ बाप द्वारा अंग्रेजी स्कूलों को अपनाया गया। यह गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के लिए एक सदमा था। बढ़ती शहरी आकांक्षाओं के सामने गोरखा मिलिट्री स्कूल समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाई। पुराने शिक्षक जो इसकी नींव थे, उनके सेवानिवृत्त के साथ
छात्रों की संख्या में गिरावट आई और आने वाले वर्षों में स्कूल का प्रभाव कम हुआ। कम छात्रों का मतलब था कम शिक्षक, कम शिक्षकों का मतलब था कम गतिविधियां। जैसे ही स्कूल खराब समय में गिर गया और वित्तीय संकट में आया, उत्तराखंड राज्य द्वारा अनुदानित हो गया, जिससे राज्य ने शिक्षकों को प्रदान किया और उन्हें भुगतान भी दिया। लेकिन इसके अलावा स्कूल के रखरखाव के लिए कोई वित्तीय मदद नहीं थी। इसका अधिकांश हिस्सा दान और दान पर ही निर्भर था। श्री राम सिंह थापा के नेतृत्व में स्कूल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्राचार्य के साथ धन की तीव्र कमी और स्कूल को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया। उन्हें कक्षा 6 से गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज को अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनाने की मंजूरी मिल गई, लेकिन शिक्षक के न मिलने के कारण ऐसा नहीं किया जा सका। कम से कम सफलता के साथ पट्टे को आगे बढ़ाने के लिए बार बार अनुरोध करना पड़ रहा है। स्कूल में कुल छात्रों की संख्या केवल 192 है। शिक्षा अभी भी सभी के लिए कक्षा 8 तक और कक्षा 12 तक लड़कियों के लिए मुफ्त है। कक्षा 9 से 12 तक के लड़कों के लिए हर महीने कक्षा के आधार पर 45 रुपये तक शुल्क लिया जाता है। एक धर्मार्थ और नॉन कमर्शियल स्कूल के रूप में 1.5 करोड़ का भुगतान करना असमर्थ है। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज को सबसे बड़ी चुनौती है एक सेवा निष्कासन नोटिस, जो देहरादून में इस अकेले खड़े गोरखा विरासत स्थल को हमेशा के लिए हटा देगा। 90 वर्षों तक गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज ने गोरखा समुदाय के क्रमिक पीढ़ियों को चलाया और पोषित किया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में पढ़ाई की या नहीं, लेकिन इसे दुनिया में पहला हेरिटेज गोरखा स्कूल के रूप में मनाया जाना चाहिए। मैं गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज में वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। यह विद्यालय उन 3-4 विद्यालयों में एक है देहरादून के, जो सबसे पुराने विद्यालयों में से है। जब मैं 1982-83 में विद्यालय में आया था तो प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह थापा जी थे। उस समय 2 शिफ्ट चला करती थी और स्ट्रेंथ करीब 1100 से 1200 के बीच में हुआ करती थी। लेकिन इंटरमीडिएट में साइंस और कॉमर्स की व्यवस्था नहीं थी। प्रबंध समिति के प्रयासों से और शिक्षकों के संपर्कों के माध्यम से 2005 में विद्यालय को कॉमर्स और साइंस की मान्यता मिली और विद्यालय सभी फैकल्टीज में अपने छात्रों को सुविधा दे रहा है। हमारे स्कूल का इतिहास खेल में भी बहुत अच्छा रहा। 2 बार डूरंड के हम विजेता रहे, 2 बार उप विजेता रहे। वर्तमान में हमारी बालिकाओं ने लगातार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल सुब्रतो फुटबॉल टीम का में प्रतिभाग करते आ रही हैं और हमारे विद्यालय में बॉक्सिंग, फुटबॉल, जूडो, कराटे का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हमें इस बात का खेद है कि विद्यालय में सभी फैकल्टी होने के बावजूद, खेल मैदान का बहुत अच्छा होने के बावजूद कुछ संख्या बच्चों की कम हुई है। उसका कारण यह है कि सरकार अपने मानकों पर खरा नहीं उतरती है। जैसे उदाहरण के रूप में 8 किलोमीटर पर एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, बीच में नहीं होना चाहिए, तो वो मान्यता मिल जाती है और हमारी संख्या जगह जगह बढ़ जाती है। मसूरी से नीचे तक कोई विद्यालय नहीं था, प्रेमनगर तक कोई विद्यालय नहीं था और किशन नगर तक कोई विद्यालय नहीं था। ये सब बेतरली, रिखौली, बिस्ट गांव तक के बच्चे हमारे यहाँ आते थे। आज वो बच्चे सब जगह जगह बढ़ गए। इसके बाद भी विद्यालय का प्रयास होता है, संपर्क करते हैं स्कूलों में, गांव-गांव में जाकर के, तो उससे फर्क पड़ता है। बच्चे आते हैं और बच्चे जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारा बोर्ड से भी अच्छा रिजल्ट रहता है। हमारे यहाँ जो कक्षा 6 से कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा है, बच्चों को मिड डे मील भी मिलता है। कक्षा 6 से 12 तक बालिकाओं को कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और सरकारी मानकों के अनुसार फीस ली जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत अच्छी छात्रवृत्तियों के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए छात्रवृत्ति का सुविधा रहती है।
इस समय जो लीज का मामला है, बड़ा झटका लगता है जब इतनी पुरानी संस्था को ये कहा जाता है कि इसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूं जो पूर्व छात्र हैं और जिनकी भावनाएं विद्यालय से जुड़ी हुई हैं कि वो आएं और न केवल प्रबंध समिति के विश्वास में इसे छोड़ें, बल्कि आप लोग भी इसमें प्रयास करें और आप अपने प्रयास के माध्यम से इसके अस्तित्व को बचाने में आगे आए। निश्चित रूप से यदि हमारा सामूहिक प्रयास होगा तो हम इस संस्था को बचाने में, इसके अस्तित्व को बचाने में फलीभूत होंगे। 1970 में एक नोटिस स्कूल को मिला, जितना पैसा आप जमा करिए नहीं तो स्कूल को हम बंद कर देंगे। तो मैनेजमेंट की ओर से केस दायर किया गया। उन्होंने कहा इसके विषय में आप चर्चा के लिए आप मेरिट में आए। तो मेरिट में हम लोगों ने, हमारे मैनेजर्स वगैरह गए वहाँ पर, उनको गए तो उन लोगों ने कुछ स्टेटमेंट सुना नहीं और डेट दे दिया, और वो डेट चलता रहा, 20 बार वो डेट आता रहा। और अकस्मात अभी ये 15 मई को उन्होंने फिर एक लेटर भेजा कि आप लोग 15 दिन के अंदर पैसा जमा करें, नहीं तो ये खाली करना पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत बड़ी मतलब तुषारपात हुआ हम लोगों के लिए। तो हम लोगों के मैनेजमेंट ने, हमारे मैनेजर साहब ने कोर्ट में जाके स्टे के लिए प्रयास किया। जब तक बच्चों का पूरा एग्ज़ाम नहीं हो जाता, वो सेट नहीं हो जाता, तब तक के लिए सेटलमेंट के लिए उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है। मैं हमारे दर्शकों से, हमारे लोगों से, गोरखा जो चाहे जो हमारे समाज के कोई भी हो, चाहे भारत के कोई भी नागरिक हो, इस स्कूल को बचाने के लिए, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और हमारे देश के इसमें बाहर में अपने को बलिदान दिए है। स्वतंत्रता सेनानी हैं दुर्गामल में, दुर्गामल उन्होंने अपने बलिदान दिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस स्कूल से पढ़कर देश के सेवा में अपना तन मन धन दे दिया है। मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि इस स्कूल को बचाने के लिए आप तन मन धन से मुख्यतः इस स्कूल को बचाने के लिए अभी इस लड़ना है हम लोगों को। इसके लिए चाहे वो गोरखा हो, चाहे अन्य कोई भी हमारे भाई हो, ये तन मन धन से हम लोगों को सहयोग दीजिएगा। देहरादून में एकमात्र चिनारी शेष उत्तराखंड गोरखाओं के लिए महत्वहीन है, लेकिन गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज केवल गोरखाओं के बारे में ही नहीं था। इसका आदर्श वाक्य असोतोमा सद्गमय था, अंधकार से प्रकाश की ओर, सभी समुदायों के लिए था, जिनके जीवन ने इसे आकार दिया और संपूर्ण और सार्वभौमिक समावेश में एक विश्व दृष्टिकोण प्रदान किया। राष्ट्र निर्माण में इसका योगदान अमूल्य है। वे कहते हैं कि एक विचार जीवन को बदल सकता है। उदाहरण के तौर पे ग्रामीण अनपढ़ महिलाओं द्वारा गढ़वाल की पहाड़ियों में लॉगिंग को रोकने के लिए खुद को पेड़ों से बांधकर विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज को भी एक ऐसा स्कूल के रूप में खुद को फिर से जिंदा करने का मौका चाहिए जो समय के साथ आगे बढ़े, तभी वो अपनी संभावनाओं की यात्रा शुरू कर सकता है। गोरखाओं के लिए गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज एक आखिरी बची हुई निशानी है। गोरखाओं के लिए बनाए गए पहले स्कूल के रूप में ये उनकी विरासत है। जब तक हम सब जुड़कर काम नहीं करेंगे तो इस विरासत को बचाने के लिए बहुत देर हो जाएगा।